नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। तो देखिए, बिहार का बाजीगर कौन और 241 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए 157 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन 81 सीटों पर आगे है। वहीं देखिए, जनसुराज 1 सीट पर तो वहीं अन्य 2 सीटों पर आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा पीछे हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी है बिहार के। राघोपुर सीट से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, लेकिन देखिए, तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी भी आगे हैं, तो वहीं अलीनगर से बीजेपी की मैत्री ठाकुर भी आगे हैं। मोकामा से जेडीयू के अनंत कुमार सिंह भी लगातार आगे हैं, लेकिन महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, तो वहीं मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी के रंजन कुमार आगे चल रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो रुझान सामने आ रखे हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा पीछे दिखाई दे रखे हैं, वहीं राघोपुर सीट से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे है। तो देखिए, लगातार जो रुझान सामने आ रखे हैं उसमें तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो साफ दिखाई देने लगेगी, क्योंकि नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई देंगे। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। ये बड़ी खबर बता दें आपको कि जेडीयू 74 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान सामने आ रखे हैं और ताजा अपडेट्स आपको बता रखे हैं। बीजेपी 69 सीटों पर आगे है। ये ताजा रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो 11 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी भी आगे चल रही है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और वही बात की जाए, जेडीयू 74 सीटों पर आगे है। और वाकई में देखिए, जिस तरीके से जेडीयू ने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन बिहार की जनता ने उन सारे सवालों का जवाब अपने वोटों से दिया है। हालांकि हम अभी भी कहेंगे, देखिए, ये कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान है, लेकिन अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जेडीयू सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया है। ये अब तक के शुरुआती रुझानों से स्पष्ट हो रहा है। बीजेपी 69 सीटों पर आगे है, तो वहीं जेडीयू ने भी देखिए किस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिल्कुल रोहित, देखिए, लगातार ये ताजा अपडेट्स हम पहुंचा रखे हैं और देखिए, बिहार की सियासत में अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 243 सीटों की जंग के बाद अब सबकी नजरें टिक गई है, क्योंकि आज नतीजे आएंगे और तय होगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जीत का दावा कर रखे हैं, लेकिन फैसला अब जनता के जनादेश पर टिका है। कौन पार करेगा बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 और कौन रह जाएगा पीछे, ये सब कुछ आज तय होगा जब बिहार बोलेगा किसकी बनेगी सरकार। बता दें कि यहाँ पर लगातार जो ताजा रुझान है वो सामने आ रखे हैं और लगभग 7 करोड़ 42 लाख पोलिंग 2 चरणों में और पहले 121 और फिर 122 सीटें। एग्जिट पोल प्रेजेंटेशन आपको बता दें कि एनडीए को 121 और 141 सीटें मिल सकती है। परिणाम आने से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। मतदाता रुझान, मतदान प्रतिशत और सीट शेयर की दिशा, लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और मतदान से पहले ही तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। बता दें कि लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के सियासत भी गर्मा गई है। ईवीएम को लेकर के भी लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं रोहित। नहीं, जाहिर तौर पे देखिए, और कहीं ना कहीं जो अभी के लिए शुरुआती रुझान है वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए, अभी भी कई जो मतदाता हैं उनका यह मानना है, कई जो यहां पर जनप्रतिनिधि हैं उनका भी यह मानना है कि अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने कई बार चौंकाया है। कई बार हमने देखा कि शुरुआती रुझान के जो नतीजे होते हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में तब्दील नहीं होते, बदलाव हो जाते हैं, और इसलिए, लेकिन अभी तक के जो रुझान है, सुबह से लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन उन अपडेट्स में एक चीज जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे कॉमन बात है, वो ये कि एनडीए को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जेडीयू उभरी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
बिल्कुल, लगातार ये ताज़ा रुझान भी हम आपको पहले दिखा रखे हैं और लगातार ये अपडेट्स सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है और मतगणना से पहले भी सियासत देखने को मिली और तमाम प्रश्न जब बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो उठाए जा रहे हैं तमाम मुद्दों पर। जो ये बिहार इलेक्शन है वो लड़ा गया और अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे यहाँ पर दिग्गजों की तरफ से रखे गए हैं, तमाम दावे किए गए और ऐसे में अगर बात की जाए तो किसी की दिग्गज की साख दाव पर है तो किसी की विरासत भी दाव पर है, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी है वो प्रचार करने के लिए भी पहुंचे थे और तमाम मुद्दों से जनता को अवगत कराया गया था। लेकिन जिस तरह से जो नतीजे आएंगे उसके बाद में देखना होगा कि किसने जनता का भरोसा जीता है, क्योंकि लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल पहले रुझानों में देखें तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फिलहाल एनडीए को बहुमत मिल रहा है। लेकिन रोहित, जिस तरह से बिहार की बात करें तो बिहार के जो इलेक्शन से ऐसा कहते हैं कि पहले से विश्वास नहीं कर सकते, बिहार इलेक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आखिरी समय में जो नतीजे हैं वो बदल जाते हैं जाहिर तौर पे वैष्णवी। लेकिन देखिए 10 बज चुके हैं और अब कहीं ना कहीं जो रुझान है वही रिजल्ट में भी तब्दील होंगे। बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। हालांकि देखिए बदलाव होंगे इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो कहीं ना कहीं एनडीए अभी भी एक सेफ मार्जिन में नजर आ रहा है, एक सेफ मार्जिन में नजर आ रहा है और एनडीए के पक्ष में यहां पर देखिए कहीं ना कहीं जो अभी के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में जाहिर तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ देखिए महागठबंधन का भी ये दावा है, महागठबंधन का ये कहना है कि वह भी रेस में है और कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर के अभी भी आश्वस्त है और ये कहना है कि जब सभी जगहों पे वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी तब जाकर के जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उसमें महागठबंधन एक बड़ा प्लेयर बनकर के यहां पे देखिए उभरेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसको लेकर भी महागठबंधन के जो नेता है वो दावा कर रहे हैं। तो देखिए दावा खूब सारे यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता किसको यहां पर चुनकर ला रही है ये अब धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर देखा जाएगा, लेकिन जो नतीजे आएंगे वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होंगे और इसी पर हम खास बातचीत भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। इसके साथ ही वात्सल्य मूर्ति, बीजेपी नेता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। राजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में बिहार से जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और शिवम शुक्ला हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी के हैं। शिवम जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और सबसे पहले प्रश्न शिवम जी आपसे ही लूंगी, क्योंकि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है कि कितना बहुमत पार कर जाएगा एनडीए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ने का काम किया, जनता के मूड और मिजाज को समझा और उसके पश्चात जब केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 160 सीटों की बात की और आज उसी लक्ष्य के आसपास एनडीए ठिठकता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि बिहार की जनता ने कट्टा राज, जंगल राज को खारिज करते हुए विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति पर अपना विश्वास दिखाया। उन्होंने अपने एक सुशासन के पर्याय कहे जाने वाले नेता के ऊपर विश्वास किया। प्रधानमंत्री जी के रूप में जो पूरे राष्ट्र को विश्व में गौरव प्रदान कर रहे हैं, एक ऐसे नेता की राजनीति और उनके भरोसे के आधार पर, मोदी जी की गारंटी के आधार पर बिहार की जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने जो पूरा एक बिहार में घुसपैठियों का षड्यंत्र रचने का काम किया, जो अपनी तुष्टीकरण का एजेंडा चलने का प्रयास किया, उन तमाम चीज़ों को भी जनता ने खारिज किया। और ये जो नतीजे हैं ये बहुत ही हद तक प्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि राहुल गांधी जी आज जब नतीजे आ रहे हैं तो मस्कट रवाना हो चुके हैं, प्रियंका गांधी जी न्यूयॉर्क चली गई हैं। ये अपने आप में दिखा रहा था कि शुरुआती फेज के बाद ही राहुल गांधी जब वहां वोट अधिकार यात्रा लेकर के गए थे, उस दौरान उनको जनता का मूड और मिजाज समझ में आया कि भीड़ उनकी रैलियों में कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों की भले दिख रही थी, लेकिन बिहार की बृहत्तर जनता कांग्रेस से दूर नजर आ रही थी। और यही कारण था कि राहुल गांधी जी ने अपने कैंपेन को भी सीमित कर लिया। राहुल गांधी जब बिहार में चुनाव चल रहे थे तो पंचमढ़ी में आके जंगल सफारी कर रहे थे, दिल्ली और हरियाणा के एसआईआर के विषय उठा रहे थे। यह स्पष्ट तौर पर दिखा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनी हकीकत को समझ चुकी है। हम ले लेते हैं सवाल सत्य प्रकाश जी, क्या लगता है, क्योंकि एनडीए को तो साफ तौर पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको, आप बहुमत पार करेंगे? सत्य प्रकाश जी, देखिए यहाँ पे आपसे सवाल भी पूछे हैं शिवम जी, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा बिहार के चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आए थे और जिस तरीके से पचमढ़ी आए थे उस दिन भी हमने देखा था सियासत खूब हुई थी, और अब कहीं ना कहीं इसको भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है।
देखिए रोहित जी, अब बात हो जाए तो अगर हमला होता है तो अब मोदी जी तो घूमने चले जाते हैं, तो अब उसका क्या करा जाए, वो तो प्रधानमंत्री हैं और देखिए विपक्ष के नेता हैं तो उनके और भी जगह जिम्मेदारी है, तो इसलिए बोल रहा हूँ वो एक अलग विषय है। देखिए अभी मैं शिवम जी की बात सुन रहा था, बहुत महत्वपूर्ण, अभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं है मुद्दा, अभी भी वही पकड़े हुए हैं, घुस बैठी है। दिल्ली में चुनाव होगा वहां आएंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव था वहां आ जाएंगे, झारखंड में होगा वहां आ जाएंगे, तो उस पर राजनीति तो करता कौन है, ये करते हैं। यूपीए सरकार में 10 साल 90,000 घुसपैठी बाहर किए थे और इनके 10 साल में मात्र 5,000 घुसपैठी बाहर गए और 2021 में तो 17 घुसपैठी बाहर की। तो घुसपैठी का खेल तो ये खेलते हैं। असम में माफ कीजिए, बिहार में जब SIR हो रही थी तब सवाल किया गया चुनाव आयोग से कितने घुसपैठी मिले, एक भी नहीं मिला था। तो घुसपैठी पर राजनीति तो ये करते हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, फेलियर किसका है? अगर घुसपैठी आ भी रहे मान लीजिए तो किसका फेलियर है? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, चुनाव में बहुत ढिंढोरा पीट रहा था, कितने घुसपैठी बाहर किए, तो ये एक अलग विषय, मगर इनको समझना पड़ेगा उस पर राजनीति होती नहीं है। आपकी केंद्र सरकार जनता देखती है कि घुसपैठी अगर आ रहे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मगर मैं बिहार चुनाव की बात करूं, देखिए अभी बहुत शुरुआती रुझान है। जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा है, एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, जमीनी स्तर पर लड़ा है, जनता के मुद्दे जुटाए, खासतौर से रोजगार, 20 साल ये सरकार में है, 20 साल से, और उसके बाद भी पलायन बढ़ते ही गया, कहीं कम नहीं हुआ, बढ़ते ही गया। तो 20 साल से आपकी सरकार है। आपके अमित शाह जी खुद बोलते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लग नहीं सकती क्योंकि वहां की मिट्टी ऐसी नहीं है। आपके अगर परफॉर्मेंस अगर ठीक रहता कि अगर आप 20 साल में काम करते तो कट्टे की बात नहीं होती। अगर आप परफॉर्मेंस करते तो अस्पताल में घुस के गोली से नहीं भुना जाता। अगर आप काम करते तो आपके प्रत्याशी के ऊपर आरोप नहीं लगता जो आज जेल में है, इतने बड़े बाहुबली जो है वो जेल में। जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद में राजीव कुमार सिंह जी के पास में जाते हैं। वात्सल्य जी ये कह रहे हैं कि यदि आपकी सरकार में काम किया गया, 20 सालों में आपने खूब विकास किए, तो फिर जंगल राज की याद क्यों दिलाई जा रही है जनता को? देखिए, जब बात हम जंगल राज की करते हैं तो सिर्फ अपराध तो एक चीज होता है, मगर जब बात हम जंगल राज की करते हैं ना, बिहार वो प्रदेश था जहां एक IAS अधिकारी, हस्बैंड वाइफ दोनों IAS अधिकारी थे, और उस IAS अधिकारी का 3 साल तक लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार ने 3 साल तक लगातार उनका मॉलेस्टेशन किया था, उनका हनन किया था, उनका रेप किया था एक तरीके से कहा जाए, और वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाई। ये हाल था। इस जंगल राज की बात जो है, जब हम कट्टे की बात करते हैं तो ये जंगल राज की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। और सत्यप्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जब वो राहुल गांधी जी के बारे में बता रहे थे कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी और भी जगह जिम्मेदारियां रहती है। भाई मस्कट में आज राहुल गांधी है, उनकी वहां पर क्या जिम्मेदारी है? आपने आतंकवाद, जब यहां पर आतंकवादी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री जी बाहर थे, उसकी बात कही। जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद राहुल गांधी जी थाईलैंड गए थे, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी क्या भूमिका रही? ठीक है, जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप खूब होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अभी के रुझान आ रहे हैं उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। ठीक है राजीव कुमार सिंह जी, जो बात हम कह रहे थे, देखिए एग्जिट पोल में जिस तरीके से नतीजे बताए गए थे, कहीं ना कहीं अभी के जो शुरुआती रुझान है वह उसी के करीब जाते हुए नजर आ रहा है, और अभी के लिए कम से कम यह बताया जा रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार। रोहित जी, आपने ठीक कहा, जो हम लोग पहले अपेक्षा किए हुए थे उस ढंग से ही चल रहा है, लेकिन उस गहराई और बारीकी में हम लोग को जाना चाहिए कि ये क्यों हुआ इस चीज पर, क्योंकि दोनों पार्टियां, चाहे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता हो या बीजेपी के प्रवक्ता, दोनों अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने नेताओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे मार्केबल चीज है कि आप देखेंगे कि वोट प्रतिशत जो है पुरुष, महिलाएं और जो नए यूथ हैं उसमें किसका रहा, तो आप देखेंगे कि महिलाओं का वोट इसमें हमेशा, जब से सरकार बनी हुई है एनडीए, हमेशा आगे बढ़ रही, यानी कि महिलाएं एनडीए को पूरा समर्थन कर रही हैं। ये मतलब महागठबंधन को सोचना होगा कि ये महिलाओं का झुकाव क्यों एनडीए के तरफ जा रहा है, और साथ में जो नए यूथ, आप देखेंगे कि इस इलेक्शन के टाइम में जो बाहर में रोजगार में या जो पढ़ने वाले जो भी बच्चे गए थे, ये सभी लोग को मैं देखा कि फिर बिहार में आए और अपना वोटिंग करके फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। ये एक चीज को दर्शाता है कि जो सरकार वहां पर है, चाहे वो डबल इंजन सरकार दिल्ली में हो या बिहार में, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से उनकी झुकाव जा रही है। तब महिलाएं और उनके बच्चे जो हैं उनकी झुकाव जा रही है, और ये अब कास्ट लाइन पर जो वहाँ बिहार में इलेक्शन होता था, इसको अब सभी पार्टियों को अब इसको दरकिनार करना होगा कि आप जातीय आधार पर अब इलेक्शन बिहार में नहीं लड़ सकते। काम और काम को दिखाना होगा। तो कुछ कामें बिहार में आप देखेंगे कि इधर 15-20 साल से जो भी कुछ फ्लाईओवर, रोड्स
कुछ जो स्वरोजगार टाइप के कुछ काम मिले हैं, उसका भी राजीव एक जी, ये असर भी है। खूब कहा जा रहा था कि जो युवा वर्ग है वह नाराज है और उनका वोट कहीं ना कहीं जनसुराज को जाएगा। ये वो वोट थे जो कि अब तक बीजेपी या फिर एनडीए के पक्ष में वोट करते आए थे, लेकिन जिस तरीके से नतीजे कम से कम या फिर शुरुआती रुझान अब तक के आ रहे हैं, उससे ये तो स्पष्ट है कि युवाओं में अगर नाराजगी थी भी तो वो कम से कम प्रशांत किशोर के खाते में नहीं गई है। एकदम सही रोहित जी आप बोल रहे हैं कि जो नया यूथ में उनमें ठीक है राजीव जी, कुछ आपको लोगों रोकना में चाहेंगे। फिलहाल ताजा रुझान सामने आ रखे हैं, वो हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार जो रुझान है वो सामने आ रखे हैं, काउंटिंग चल रही है और ऐसे में ताजा अपडेट्स हम आपको बता रखे हैं। ये ताजा रुझान सामने आए, सभी सीटों के रुझान सामने आए हैं। 243 सीटों के रुझान सामने आ रखे हैं। एनडीए 162 से आगे और महागठबंधन 75 सीटों पर आगे हैं। बता दें कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और लगातार जो एनडीए के पक्ष में रुझान आ रखे हैं वो बताते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आरजेडी तीसरे नंबर पर खिसकी है। रुझानों में एनडीए की सरकार बनना लगभग तय बता रहा है। देखिए लगातार जो रुझान सामने आ रखे हैं उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल नतीजे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होंगे, क्योंकि ये ताजा रुझान हम आपको बता रखे हैं और लगभग रोहित ये तय हो जाएगा 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाहिर तौर जाएगी। पे। और देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजीव कुमार सिंह जी, बहुत सारे सवाल उठाए गए थे नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के, ये कहते हुए कि देखिए अब जो सरकार है वो दिल्ली से चलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने अभी भी जेडीयू पर विश्वास जताया है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कितना सरप्राइजिंग है ये आपके लिए, या फिर आप भी ये मान के चले थे कि जेडीयू ऐसा ही प्रदर्शन करने वाली है? एकदम रोहित जी, देखिए नीतीश जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं और पुराने नेता हैं। आप देखेंगे शुरुआती रुझान में राजद आगे बढ़ रहा, आगे चल रहा था और बीजेपी नंबर 2 पे और नंबर 3 पर जेडीयू दिख रहा होगा शुरुआती जो रुझान थी। लेकिन अब आप देखें जस्ट मतलब उससे विपरीत होते जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो उनके कार्यकाल के जो किए हुए कार्य हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर कुछ है, जिस कारण जनता में चाहे वो महिलाएं हैं या वहाँ के यूथ हैं उनको एक गवार बुझा कि हाँ ये हमारे लायक सुटेबल है। और इसी का ये परिणाम है कि आज जेडीयू आप देखिए कि बिहार में सभी पार्टियों में सबसे लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है। बिल्कुल लगातार बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव जी, सत्य प्रकाश जी का रुख करूंगी। सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार में महिलाएं भाग्य विधाता है, 30,000 की जगह पर भी महिलाओं का साथ आपके साथ में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए वैष्णवी जी, आपके सवाल का जवाब बस एक लाइन में बोलना चाहूंगा। वत्सल्य जी ने ये बात की, मुंबई हमले की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी थे विलास देशमुख, इस्तीफा दिया था उन्होंने। गृह मंत्री थे उन्होंने पाटिल जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये हमारी नैतिकता ऐसे बनती थी। और आज क्या होता है, आज वाहवाही लूटी जाती है। तो ये फर्क है हमारे मोरिन में। नहीं, मैं बता देता हूं। अब देखिए महिलाओं के जहां तक बिहार के खास बात करूं, नहीं अरे सुन लीजिए पहले, मैं आपने नहीं बोल रहा था। वही तो बोलो वाहवाही, अभी ये वाहवाही यही है कि हम इसका कारण बता पा रहे हैं कि क्यों इस्तीफा दिया था। फिर वही शिवम जी, फिर उस पर भी वाहवाही, चुनाव हो गया शिवम जी, चुनाव हो चुका है। बिहार चुनाव पे बात करते हैं सर। आप सभी मेहमानों से खास गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा बिहार चुनाव पे बात करते हैं, क्योंकि बिहार की जनता देख रही है, या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है, तो वो कम से कम आज बिहार पे चर्चा सुनना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आखिर बिहार में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। उसके बाद में मैं चाहूंगा कि बिहार पे बात करते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, बात करते हैं। मैं बिहार पे बात कर रहा हूँ रोहित जी। देखिए अभी वैष्णवी जी ने कहा कि वहां के महिलाओं की बात की। अगर काम किया होता 20 साल, जैसे हम 12 बोलते हैं, 20 साल में अगर काम किया होता तो चुनाव से ऐन पहले 10,000 की बात क्यों की गई, क्यों 10,000 दिए गए, और सिर्फ बिहार में क्यों दिए गए। ये तो आपकी स्कीम छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, भले यहाँ नाम काट रहे हैं, एमपी में भी चल रही है, दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में शुरू नहीं हुई, आपने घोषणा पत्र में डाला था। तो ये दूसरे प्रदेशों क्यों नहीं चालू की गई। ये 10,000 दूसरी महिलाओं को भी देनी चाहिए। आप तो प्रधानमंत्री हैं, तो इसीलिए दिखता है कि 20 साल में महिलाओं के लिए आपने क्या किया। शराबबंदी सिर्फ नाम मात्र है, घर पहुंच डिलीवरी वहां होती है। समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है एनडीए के पक्ष में। एनडीए बहुमत मिल रही है एनडीए को।
वैष्णवी जी यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी शुरुआती है। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी, जवाब लेंगे हड़बड़ी आपसे, मैं लेकिन यही इस देख रहा वक्त हूं बड़ी कि खबर दर्शकों को बता देते हैं। ताजा रुझान सामने आ रखे हैं और लगातार काउंटिंग जो है वो चल रही है और ताजा रुझान लगातार सामने आ रखे हैं। देखने वाली बात होगी नतीजे क्या होंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जहां महुआ से तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर है। महुआ से तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर, महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव जो कि चौथे नंबर पर है। बिहार विधानसभा चुनाव में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और महुआ सीट की बात, और जाहिर तौर पे देखिए महुआ से तेज प्रताप यादव का पीछे जाना ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2015 में यहीं से विधायक चुने गए थे। 2020 में उन्होंने सीट ट्रांसफर कर ली थी, लेकिन उसके बाद में परिवार से निकाले गए, पार्टी से निकाले गए, उसके बाद में खुद की पार्टी बनाई, उसके बाद में देखिए महुआ से प्रत्याशी थे, लेकिन उनका चौथे नंबर पर ये जाना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हुआ है, क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी थे वहां पर, बाकायदा तेजस्वी यादव वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं सबका नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। राजीव कुमार सिंह जी देखिए, तेज प्रताप यादव का चौथे नंबर पर जाना, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर के नाराजगी भी जाहिर की और उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो हम भी उनके खिलाफ में प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को उसका नुकसान हुआ है, भले तेजस्वी को ना हुआ हो। रोहित जी मैं बता दे चलो कि तेज प्रताप यादव जी किस क्या हुआ, अपने आप में आत्ममंथन किए, क्यों हुए, मतलब पार्टी बनाए और क्यों बढ़े, अब ये उनका व्यक्तिगत मामला हम नहीं कर सकते हैं, बट ये कहना होगा कि वहां पर आज जो राजद की स्थिति है जो भी है वो एक माननीय लालू जी की देन थी और उनके सपूत लोग उसको आगे बढ़ा रहे थे। अब तेज प्रताप अपने पारिवारिक विवाद से अलग हुए और सोचे कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा और बाद में अगर हमारे वोट आएंगे तो या हमारे जो प्रत्याशी जीतेंगे तो हम इनसे एक बार्गिन करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जनता को इतना भी लोग जो अपना समझते हैं कि साहब जनता को हम जिस तरह से गुमराह करेंगे गुमराह हो जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। और तेज प्रताप आप देखेंगे कि प्रचार में पूरा अपना हेलीकॉप्टर और हर चीज की अपना उन्होंने जितनी भी ताकत झोंकी उन्होंने, लेकिन जो स्थिति दिख रहा है कि वे खुद अपना मतलब चौथे स्थान पे हैं, तो उनके और लोग आगे क्या बढ़ेंगे ये तो राजीव क्या विकल्प देखते हैं आप तेज प्रताप यादव के सामने में, यदि उनकी हार होती है? इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी को लेकर किस तरीके से थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद में कांग्रेस को लेकर के, विशेष करके राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने खूब सवाल उठाए थे। ये कहा था कि यदि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो राहुल गांधी आकर के जलेबी बनाएंगे। सवाल उन्होंने खूब उठाए थे तेजस्वी यादव को लेकर भी, ये कहा था कि वो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। लेकिन यदि यही नतीजा रहता है और तेज प्रताप यादव चुनाव हार जाते हैं और नुकसान उन्हें आरजेडी की वजह से होता है, तो क्या विकल्प देखते हैं आप तेज प्रताप यादव के सामने? देखिए तेज प्रताप यादव जो है एक लालू जी के बैसाखी के बाद मतलब भरोसे चल रहे थे, उसपे नहीं है। इनसे इनके पास विकल्प यही होगा बाद में कि फिर जाके अपने राजद में मिल जाएंगे अपने परिवार में, लेकिन इससे कुछ नुकसान जरूर राजद के मतलब कुछ जो भी वहाँ प्रत्याशी है उनको हुआ होगा, तो कुछ जो वोट कटे होंगे तेज प्रताप के अपने व्यक्तिगत या क्योंकि तेज प्रताप का आप शुरुआती तौर ही देखेंगे, मतलब जब से उनका एक अलग काम करने का तरीका, जनता में छाए रहने का तरीका, उसका मतलब जाहिर तौर पे देखिए तेजस्वी यादव ने भी खूब प्रचार किया था तेज प्रताप यादव के अगेंस्ट में। वात्सल्य मूर्ति जी, अभी के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर जेडीयू उभरी है, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए निश्चित तौर पर एक बार नहीं कई बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेताओं ने ये बात कही है कि बिहार का जो चुनाव है वहां के सीएम फेस नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखेंगे नीतीश कुमार जी जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है, 160 प्लस एनडीए की सीटें आ रही है और ये 160 प्लस एनडीए की सीटें नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ही 160 से ज्यादा सीटें हैं और हमारे मुख्यमंत्री सत्यप्रकाश जी भ्रम क्यों फैलाया गया? वो तो कह रहे हैं कि देखिए अभी भी वो कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, यदि हमारे पक्ष में आता है तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि चुनाव के नतीजे के बाद में बीजेपी साइड कर देगी नीतीश कुमार को? अमित शाह ने ये बात मंच से कही थी वात्सल्य जी।
ठीक है, सत्य प्रकाश जी अपनी बात रखिए। आपने वैष्णव जी अच्छी बात बोली, आपने भी वो देखा होगा रोहित जी, आपने वो देखा होगा एक मीडिया हाउस के इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने बोला था सभी एनडीए घटक दल के विधायक बैठेंगे वहां, तय करेंगे विधायक दल का नेता कौन होगा। तो ये तो अमित शाह जी ने खुद ने बोला था, हमने कौन सा बोला था? शुरुआत उन्होंने किया तो हमने बस जनता तक बताया था कि भाई नीतीश कुमार जी नहीं होंगे, क्योंकि अमित शाह जी बोल रहे हैं। अमित शाह जी तो भाई जो बोलेंगे वही होता है, भारत देश में पूरी चीजें वही उन्हीं के इशारों पर चल रही है। देखिए इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये गठबंधन की अगर बात करें, इनके एनडीए गठबंधन की बात अगर मैं करूं, तो ये क्या करते हैं आपको मालूम होगा। अकाली दल की हाल देख ली, शिवसेना का हाल देखे, जेडीयू को भी वही हाल करने की कोशिश की जा रही थी। तो नीतीश कुमार जी, मैं संगठन के तौर पर, नीतीश कुमार जी इस तरह के नेता हैं जो अपने संगठन को इंटैक्ट करके चलते हैं, तो उन्होंने कहीं अपने संगठन को बचा रखा। वहां अमित शाह जी की चलती नहीं, और उनको मालूम है मजबूरी कहता है तो उनको लेके चलना पड़ेगा नीतीश कुमार जी का। मगर खैर अभी जैसे रुझान चल रहे हैं, ये रुझान जब पूरे तरीके से 2 बजे 3 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी तो आपको दिखेगा कि महागठबंधन कहां है और एनडी गठबंधन कहां है। इसलिए मैं बोल रहा हूं रुझानों के तहत आप नहीं तय कर सकते कि किसकी सरकार बन रही है। जब 2-3 बजे तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तब आपको दिखेगा कि महागठबंधन कहीं ना कहीं 122 से ऊपर सीटें लेके आएगा और सरकार बनेगी। क्योंकि हमको मालूम है युवा किस तरह से पिछले 20 साल से परेशान है रोजगार के लिए। हमको मालूम है महिलाएं जो नाम मात्र के लिए शराबबंदी हुई है, महिला आज भी युवाओं की नाराजगी का फायदा आपको मिलेगा, आप कहना चाह रहे हैं? वो भी हमने देखा है। तो इस तरह से चीजें हमने उठाई है, मुद्दे उठाए। लेकिन आपने जो दावे किए हैं वो युवाओं ने प्रैक्टिकल तौर पर नहीं लिए कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। नहीं वैष्णवी जी, देखिए वही मैं बोल रहा हूं, हमने अगर चुनाव लड़ा है तो जमीनी स्तर पे हमने जनता के मुद्दे उठाए, हमने कट्टे की बात नहीं की है। हमने ये बात नहीं की कि कटेंगे बटेंगे वाली बात नहीं की। हमने ये बात नहीं की ये आएंगे तो उसको दे देंगे। हमने वो बात नहीं की। हमने रोजगार की बात की है, जनता ने सुना है। हमने बात की कि महिलाओं के हम समर्थन, महिलाओं का हम सम्मान करेंगे, उनको कहीं का आर्थिक तौर पर सशक्त करेंगे, वो लोगों ने सुना है। पलायन की हमने बात की है, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं वो बेहद हमने जनता से चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आप ही के सवाल का जवाब ले लेता हूं शिवम शुक्ला जी से। जो बात सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए दे दिए गए, वो ठीक है कि आपने कहा कि वो उससे व्यापार करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि इस प्रकार से पेंशन बढ़ा दिया जाता है। तो टाइमिंग को लेकर के ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी आप सत्ता में थे तो चुनाव से ठीक पहले ही ये सब क्यों किया? देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन सी योजना कब लागू की जाएगी, ये तो हर पार्टी का अपना डिस्क्रिशन होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि हमारा कोई प्री पोल ऐसा वादा तो था नहीं जो हमें 5 वर्षों में हमने इस प्रकार का हमारे मन में ख्याल आया, इस चीज़ की आवश्यकता समझ में आई और उसका निर्णय लिया गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अगर इस प्रकार से कोई इंसेंटिव देने से वोटों में उसका फर्क नजर आता है तो कांग्रेस की भी अभी तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है और कर्नाटक में सरकार है, तो कांग्रेस उस नुस्खे को वहां भी आजमा ले। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है जनता के विश्वास का, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वचन है वहां की जनता के साथ उससे जुड़ा हुआ है। और नौकरी की जहां तक बात की, अब चूंकि तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हो सकते हैं, राहुल गांधी जी की पढ़ाई बार बार छूटी हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता और वहां के युवा तो इस बात को समझते हैं कि जिस बिहार में आजादी के बाद से अभी तक कुल 27 लाख सरकारी शासकीय सेवाओं में लोग हैं, तो उससे लगभग 3 गुने पदों पर ये कैसे नए लोगों को नियुक्त कर देंगे जबकि उतनी तो वैकेंसीज ही नहीं है। तो स्वाभाविक तो आपकी भी 1 करोड़ के वादे को लेकर किया गया ना कि आप भी 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे? नहीं, हमने नौकरी की बात नहीं, हमने रोजगार की बात की, हमने उद्योग की बात की। हम हर तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अकोमोडेट करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि सबको हम 1 करोड़ लोगों को शासकीय सेवाओं में ले आएंगे। हम प्रत्येक बिहारी युवा को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में हम उनके लिए अवसर उत्पन्न करने का काम करेंगे। और अगले 5 वर्षों में विकास बिहार ने एक उस रोबोस्ट स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर लिया है जहां पर से अब उसके विकास को गति दी जा सकती है। जंगल राज की व्यवस्था को पीछे छोड़ा है। कुछ जानकारी भी इस बीच जनता को देते हैं, दर्शकों को देते हैं। देखिए यहां पर अब लगातार जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी रुझान है ये केवल तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। साथ ही देखिए तारापुर सीट से जहां आगे चल रहे हैं तो तारापुर सीट से आरजेडी के अरुण कुमार पीछे चल रहे हैं, जिनका सीधे तौर पे यहां पर मुकाबला था। मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी के रंजन कुमार आगे चल रहे हैं, खूब प्रचार यहां पर किया गया था। बांकीपुर सीट से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खूब सारे नेता गए थे प्रचार करने के लिए, सेम विष्णुदेव साई भी गए थे प्रचार करने के लिए। नालंदा सीट से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे, कद्दावर नेता है। दरभंगा सीट से बीजेपी के जीवेश कुमार आगे चल रहे हैं। दरभंगा के जाले सीट से देखिए वो विधायक थे। बहादुरपुर सीट से जेडीयू के मदन सहनी पीछे चल रहे हैं जो कि मंत्री भी थे नीतीश कुमार की सरकार में। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, साथ ही अनंत सिंह भी लगातार आगे हैं। और सीधा हम आते हैं राजीव कुमार सिंह जी आपके पास में। अनंत सिंह का आगे होना, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव से ठीक पहले
उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो जेल में है, उनके अगेंस्ट में प्रचार भी खूब की जाती है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था इससे पहले भी जेल से वो चुनाव जीतते आए हैं, एक बार फिर से कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान भी उसी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रोहित जी, मैं बताऊं आपको अनंत सिंह जी का। अनंत सिंह जी ठीक है, वो जेल आते हैं जाते हैं, बाहुबली हैं, लेकिन वह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और मैं उनका देखता हूं कि हर गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो, सबके कार्य प्रयोजन जो भी वहां होते हैं, जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, चाहे उनके यहाँ खुशी का माहौल हो, दुख का माहौल हो, ये पहुंचते रहते हैं। तो आम जनता में इस चीज का एक माहौल बनता है कि साहब ये आदमी इतना बड़ा आदमी होकर, विधायक होकर भी हमको साथ देता है। इवन को जो आदमी जेल में रहता है, अगर कोई उसके गांव या उसके क्षेत्र में कोई मर जाते हैं तो उसके घर भी सहयोग राशि या किसी न किसी रूप से अपने आदमी को वहां पे पहुंचाते हैं। ये जनता में एक चीज का एक माहौल बनता है कि साहब ये आदमी मतलब कुछ भी हो, हाँ वहां सब राज्य सरकार के लिए या देश के लिए क्रिमिनल हो, बाहुबली हो, लेकिन हमारे लिए वह सुख दुख का साथी है, जिस कारण की लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और उसका परिणाम है वे जेल में रहे या आप देखिए अपनी वाइफ को भी लड़ा के उन्होंने जिताया। तो वहां की जनता उनसे जुड़ी हुई है, जेल हो या बाहुबली हो, उससे जनता को कोई मतलब नहीं। वे अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा समझते हैं। ठीक है वात्सल्य मूर्ति जी, बांकीपुर से नितिन नवीन आ गए, खूब प्रचार प्रसार किया गया था, सीएम विष्णुदेव साय गए थे, डिप्टी सीएम गए थे, और कहीं ना कहीं अब नतीजा भी देखिए जो शुरुआती रुझान है उन्हीं के पक्ष में ज्यादा हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं इसे आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से भी सारे नेता कार्यकर्ता कहते हैं, देखिए यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है और संस्कार है कि देश में प्रदेश में कहीं भी कोई चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह लड़ती है उसे। हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई चुनाव हरियाणा में है या बिहार में है, हम अपना काम छोड़कर वहां। आज पता है छत्तीसगढ़ से छोटा कार्यकर्ता भी बिहार गया है, भले 2 दिन 3 दिन के लिए गया है, और अपना एक अंशदान करके आया है, अपना एक छोटा सा एक योगदान करके आया है। और सिर्फ नितिन नवीन जी की थी, मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, सिर्फ नितिन, मैं वहीं पर आ रहा था, सिर्फ नितिन, बृजमोहन अग्रवाल जी नितिन नवीन के ही नहीं, 4 और का कॉन्टेस्टेंट, इतने बड़े नेता हैं हमारे, 4 और जगह प्रचार करके आए हैं। तो ये भ्रांति फैलाना कि क्योंकि नितिन नवीन जी हमारे प्रभारी हैं इसलिए उन्हें इंप्रेस करने के लिए, आप पूरा डेटा निकाल कर देख लीजिए, बिहार की विभिन्न कॉन्स्टिट्युएंसीज में हमारे कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़े नेता हो, गए हैं, प्रचार करके आए हैं। कि कोई 1 दिन के लिए गया है, कोई 1 महीने के लिए गया है, वहीं पर घर लेकर रहा है, मगर हर जगह घूम कर प्रचार हुआ है। सत्यप्रकाश जी, आपके भी कई सारे नेता गए थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं चुनाव में ऐसा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी मेरा सवाल है जी सत्यप्रकाश जी, ये भी बताइएगा कि जो रुझान सामने आ रखे हैं, आप कह रहे हैं कि आखिरी में आपकी जीत होगी, तो कैसे होगी? क्या वो समीकरण है, कौन सा जो समीकरण है वो ये रुझान बदल देगा? देखिए वैष्णवी जी, पहले तो मैं बात बोलूंगा कि इन्होंने बोला कि हम सिर्फ नितिन नवीन के भी यहाँ इसलिए नहीं गए थे कि वो प्रभारी है। विष्णुदेव साय जी को तो प्रचार समिति जो बनती है लिस्ट, उसमें भी नहीं थे, वो स्टार कैंपेनर में नहीं थे। और ये बता दिए मुख्यमंत्री जब छत्तीसगढ़ गए और किस जगह गए थे प्रचार करने, बताइए। देखिए वो एक हर राजनीतिक दल करता है, मगर हाँ इनके विशेष तौर पर नितिन नवीन जी की सीट को इसलिए किया गया क्योंकि प्रभारी थे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं एक शिवम जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये हर बीजेपी कार्यकर्ता हो, नेता हो, हर कोई तेजस्वी जी के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करेंगे, राहुल गांधी जी के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करेंगे, मगर शिवम जी अभी तक हमको ये नहीं मालूम चला है कि आपने डिग्री क्यों नहीं दिखाई अभी तक प्रधानमंत्री जी की। आप तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे मगर डिग्री नहीं दिखाएंगे। हम ये डिग्री छुपा लेंगे और कट्टे की बात करेंगे मगर डिग्री नहीं दिखाएंगे, ना बताएंगे। आज भी देश की जनता जानना चाहती है कि मेरे प्रधानमंत्री हैं वो कितने शैक्षणिक योग्य है उनमें। तो ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा और ये सवाल जनता पूछती रहेगी। पहली बात। वैसे अभी आपने अच्छी बात की कि कैसे ये होगा, जैसे मैं पहले भी मैंने बोला कि हमने जनता के मुद्दे उठाए हैं। 20 साल से अगर हम देख रहे हैं, वहां के लोग देख रहे हैं, वहां का युवा अगर देख रहा है, महिलाएं अगर देख रही है कि 20 साल से हम परेशान हैं। दारू शराबबंदी की अगर बात होती है, शराब घर घर पहुंच रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। अगर हम बिहारी युवा की अगर बात करें, वो हर पूरे भारत देश में आपको दिखेगा, विदेशों में भी दिखेंगे। लेकिन सत्यप्रकाश जी, आपकी बात पर युवा विश्वास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में जाके देखिए हालात, पंजाब में जाके देखिए हालात में जा रहे हैं। वैष्णवी जी एक मिनट, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 10,000 आपको क्यों देना पड़ा है।
कहाँ है चुनाव आयोग? शिवम जी ने बोला कि आपकी भी सरकार है, आप कर लीजिए। अरे वो तो हमारे जब चुनाव आएगा तब हम करेंगे जो हमको करना होगा, मगर अगर आप काम करते तो 10,000 क्यों देना पड़ता? चुनाव आयोग कहाँ है? क्यों नहीं जवाब मांग रहे हैं, सवाल ये नहीं। सवाल पहले हमेशा आप खड़े ये जवाब रहेगा दीजिएगा कि किस तरह से हर एक घर में एक सरकारी नौकरी आप दे देंगे, क्योंकि जब युवा समझ पाएंगे तभी वो आपको वोट दे पाएंगे, और रुझानों से ऐसा लगता नहीं है कि युवाओं ने आपकी बात को स्वीकारा है। अच्छा, एक मिनट वैष्णव जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। जी। अभी आपको मालूम होगा 75,000 करोड़ घोटाला हुआ ना सीएजी का, जो छुपा लिया गया, वो अगर नहीं होगा तो रोजगार क्या मिल नहीं सकता है क्या? अब बताए, उसके बाद जो छात्रावास में जो घोटाला हुआ उसको अगर कहीं ना कहीं रोक लेंगे तो क्या रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? यही हम बात करना चाह रहे हैं कि रोजगार मिल सकता है, मगर देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 20 साल में क्यों नहीं दे पाए? ये शिवम जी ने बोला हमने रोजगार की नहीं बात की है, हमने नौकरी की बात नहीं, हमने तो कहा है कि उद्यमी बनाएंगे। तो अमित शाह जी तो खुद ही बोलते हैं कि इंडस्ट्री लग नहीं सकती है। 2020 का चुनाव में देखिए, अमित शाह जी बोले थे कि भाई मैं माफ कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते कि इसी चीनी मिल से चीनी की चाय पी के जाऊंगा। 25 में वही बात करके जाए। आपके मोदी अमित शाह जी बोलते हैं कि पहले बोलते पहली फेज में कि 5 चीनी मिल लगाऊंगा, फिर बोलते 25 चीनी मिल लगाऊंगा, फिर बोलते मिट्टी है ही नहीं लगाने की। तो इस तरह के भ्रम की स्थिति तो इन्होंने पैदा कर रखी है। 20 साल में एक इंडस्ट्री बता दे, हाँ अडानी को 1 रुपए में जमीन मिलेगी, मगर वहां का युवा है वो पलायन करके बाहर जाएगा, बाहर दूसरों की जमीन पे खेती पे काम करेगा। रोजगार वहां की जनता को नहीं मिल पा रहा है, वहां पे जमीन मिलने वाली है। आप बाहर जाइए, बिहार का युवा बाहर काम करेगा। जनता को बता देते हैं, रुझान जो है वो सामने आ रखे हैं, और लगातार जो मतगणना चल रही है उसे लेकर के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, और ताजा अपडेट्स भी दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में लगातार जो नतीजों का इंतजार है वो किया जा रहा है, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। लगातार जो सीट्स है वो देखी जाए तो एनडीए 162, बीजेपी 74, जेडीयू 71 और अदर 3 सीटों पर आगे। महागठबंधन में आरजेडी सबसे आगे है, और ऐसे अगर बात की जाए तो बहुमत फिलहाल एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी 58, कांग्रेस 13 सीटों पर आगे है। और बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो देखिए, महागठबंधन में यदि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसका रीजन एक ये भी है कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी यहां पर अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 101 सीट पे बीजेपी, 101 सीटों पे जेडीयू यहां पे चुनाव लड़ी थी, और दोनों ही लगभग देखिए 74 और 71, बहुत ज्यादा फासला नहीं है। यानी कि बिहार की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को भी चुना, जेडीयू के उम्मीदवार को भी चुना, कुल मिलाकर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को चुना है। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजीव कुमार जी, देखिए अब जो नतीजे अभी के लिए सामने आ रहे, जो रुझान सामने आ रहे, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हमने ये भी देखा था किस तरीके से आरजेडी के कुछ नेता ये कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि नीतीश और लालू ये अलग नहीं है। यानी कि वो ये कुल मिलाकर कहना चाह रहे थे कि जेडीयू जहां पर है वहां पर तो आप भले जेडीयू को दे दीजिए, लेकिन जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार है वहां पे आप आरजेडी को चुनिए। लेकिन जिस तरीके से यहां पे नतीजे अभी तक के लिए सामने आ रहे हैं, 74 और 71, और भारतीय जनता पार्टी अभी के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एनडीए में, तो कुल मिलाकर यह माना जाए कि जनता ने केवल एनडीए के हित में वोट किया है, ना कि बीजेपी और जेडीयू को देखकर। रोहित जी, मैं आपको बताऊं, एक बिहार में कहावत है, आग लगा है तो कुआं खानो। तो जो महागठबंधन की जो स्थिति है कि इन्होंने एक घोषणा किया कि साहब मैं सबको एक सरकारी नौकरी दूंगा, जो कि संभव नहीं है। रही बात मोदी जी की, तो मैंने पूर्व में आपको कहा था कि ये अमित शाह इनकी जो टीम है, ये जो कहा जाए कि अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं अपने मैच होने से पहले उस पर मंथन करते हैं। तो ये जो 10,000 रुपया देने का रोजगार का है, ये एक दिन का नहीं होगा, ये पिछले 5-10 सालों तक उस पर समीक्षा की गई होगी, कितने हमारे पर खर्चे आएंगे और 10,000 हम कितने लोग महिलाओं को दे रहे हैं, कितनी महिलाएं मिलकर उसके साथ रोजगार खोल रही हैं। तो ये मंथन करके उस फंड को व्यवस्था करके तब घोषणा की जाती है। बट महागठबंधन की स्थिति क्या है कि साहब झारखंड में भी इसी तरह से किया गया था, लेकिन उसका कुछ फायदा मिल गया, 2,500 इन लोगों ने महिला योजना दे दिया। तो इसी तरह इन्होंने तुरंत बिहार में कह दिया कि साहब मैं सबको सरकारी नौकरी दूंगा। तो जनता अब उतनी बेवकूफ नहीं है कि साहब ये संभव नहीं है, आप कैसे दे देंगे सरकारी नौकरी हर घर में एक आदमी को। सामने आ रहे हैं, क्या उसे देखकर ये माने कि जिस तरीके से एलजेपी पिछली बार एनडीए में शामिल नहीं थी, उसका नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था, लेकिन चूंकि इस बार एनडीए के पक्ष में वो भी प्रचार किए हैं, एनडीए में वो शामिल रहे हैं, इस वजह से उनका वोट बैंक भी जुड़ा है और कुल मिलाकर नीतीश कुमार को भी इसका फायदा पहुंचा है। सही बोल रहे हैं, जो भी
हमारे शेड्यूल कास्ट के जो वोट हैं वे जाकर एनडीए के साथ सकते हैं। और इनके साथ दुर्भाग्य ये है कि इनके साथ इनका जेएमएम एक जो ट्राइबल वोट बगल राज्य में झारखंड में है, तो इन्होंने उसको अपने साथ नहीं रखा, तो वे ट्राइबल वोट भी कुछ हद तक एनडीए को चले गए। तो ये सब कहीं ना कहीं जो समीक्षा इनका, मतलब मैं कांग्रेस प्रवक्ता महोदय को बताऊंगा कि ये समीक्षा थोड़ा सा पहले से होना चाहिए कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, हम कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं तो। बिल्कुल। तो जिसका बहुत तरीके से इन्होंने किया कि एलजेपी को साथ लेके रखा, और देखिए कि कुछ उनकी भी सीटें बढ़ रही हैं और इनको एनडीए को भी उसका फायदा मिल रहा है। शिवम जी का रुख करूंगी। शिवम जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनडीए को बहुमत मिल रही है, लेकिन फिर भी महागठबंधन कह रहा है कि आखिरी में जो नतीजे हैं वो बदलेंगे। देखिए, महागठबंधन का या फिर जो कांग्रेस और उसके एलाइंस हैं उनका तकरीबन हर चुनाव में ये एक घोषित स्टैंड रहता है कि पहले एग्जिट पोल को गलत बताओ, फिर उसके बाद शुरुआती नतीजों को बोलो कि ये पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं, ईवीएम में हमारे साथ किस्मत खुलेगी, फिर ईवीएम को दोष दो, एसआईआर को दोष दो, और अंतोगत्वा चुनाव में अपनी पराजय के लिए पूरे सिस्टम पर ठिकरा फोड़ दो। अपनी गलतियों खामियों पर कोई नज़र दौड़ाने का ये प्रयास नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि एनडीए जो है वो 5 पांडवों की ताकत की बात संगठित होकर के लड़ने का हमने काम किया। हमारे साथ कुशवाहा जी भी रहे, मांझी जी रहे, चिराग जी की पार्टी रही, नीतीश जी हमारे वहाँ पे नेता थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इस पूरे चुनाव को हमने लड़ने का काम किया, और आज जनता ने भी उस नेतृत्व पर विश्वास दिखाया। वहीं आज आप कांग्रेस के ये छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बता दें कि कौन सी पार्टी इनके गठबंधन में कितनी सीटें लड़ रही थी, कितनी सीटों पर ये फ्रेंडली फाइट में थे, और इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की आकांक्षा से बनाया गया गठबंधन कभी भी जनमत को हासिल नहीं कर सकता है। जब आपके पास एक क्लियर विजन न हो, आपका विजन डॉक्यूमेंट न हो, आप बिहार को किस रूप में आगे लेके जाएंगे। और दूसरी बात, जब तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित करते हो, तो एक जो पुराने जंगल राज की आहट है वो नई पीढ़ी भी उसके बारे में जानती और समझती है, और स्वाभाविक तौर पर वो उसको काउंटर करने का भी काम करती है। लेकिन बात तो यही है ना कि महागठबंधन यही कह रहा है कि 20 साल पुरानी बात पर आप क्यों जा रहे हैं, जंगल राज वर्सेस मंगल राज क्यों कर रहे हैं। आप अभी की बात पर आइए कि युवाओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, युवा पलायन कर रहे हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद। वैष्णवी जी, विकास एक तुलनात्मक विषय है और बहुत सारी चीजों में भी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन बिहार के युवाओं को और बिहार की पूरी जनता को यह भी मालूम है कि वह जो बेहतर किया जा सकता है उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य हमारे घटक दलों का गठबंधन है वही उसके पीछे सबसे मजबूत आधार बनेगा। अन्य किसी दल के भरोसे पर बिहार को नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने ही बिहार को इस बदहाल और खस्ताहाल स्थिति तक पहुंचाया था। आज युवाओं की आकांक्षा स्वाभाविक तौर पर बिहार के युवा भी अन्य राज्यों से कॉम्पिटिट करके उनके बराबर आना चाहते हैं और उसको गति देने। बड़ी पार्टी बन रही है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे चुन के आ रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगर ऐसा होता है क्या तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। चुनाव के दौरान हमारे नेता नीतीश कुमार रहे, उनके चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा और इस प्रकार का जनादेश हासिल किया। अब इसके पश्चात जेडीयू का भी अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, हमारे अन्य घटक दल भी हैं, सभी साझा रूप से बैठेंगे और नीतीश जी के चेहरे पर भी तो हमारी सहमति है, लेकिन हो सकता है नीतीश जी ही चाहें कि किसी अन्य को अवसर दिया जाए, तो इस पर बहुत व्यापक तौर पर विचार किया जाएगा। यह जो जनमत है ये स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व पर है और स्वाभाविक तौर पर दोनों नेता जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में बिहार आने वाले वक्त में आगे बढ़ेगा। और देखिए, बिहार चुनाव मतगणना को लेकर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से बीएसटीवी ने खास बातचीत की है। बीएसटीवी से खास चर्चा में उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज समाप्त होने वाला है। पहले से ही स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन का हाल वैसे भी बुरा है, उनके पास मुद्दे नहीं थे, जनता ने तय कर लिया है कि जंगल राज खत्म होगा। क्या कुछ कहा है बातचीत में, सुनिए। चुनाव को लेकर के मतगणना जो है वो शुरू हो गई है और रुझान कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है वो आगे चल रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा है, उनसे सीधा संवाद करेंगे। सर, जो रुझान है 12 बजे के पहले के, वो कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं कि एनडीए जो है वो आगे चल रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि प्रचार प्रसार में भी खूब ताकत झोंकी गई थी भाजपा द्वारा। देखिए, वहाँ तो एनडीए की सरकार बनना ही है। अभी पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ सबको मिल रहा है और बिहार में जो काम हुआ है वहाँ से लोग प्रभावित हैं। वहाँ पे सुशासन है, जंगल राज की समाप्ति हुई है, तो एनडीए की सरकार बनना वहाँ पे तय है। इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? उनकी दुर्गति होना ही है और उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। बिहार के लोग नहीं चाहते कि फिर वहाँ जंगल राज हो,
इसलिए वो लोग सुशासन को चुनेंगे, एनडीए को चुनेंगे और सरकार बनेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं उसमें जो परिणाम अब तक अगर हम अंदाजा लगा सकते हैं तो एनडीए जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है और महागठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं देखिए जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है, जिसको लेकर के मंत्री जी का कहना है कि जो पूरे आसार थे, क्योंकि पूरी ताकत भी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने झोंकी थी और इसका असर देखने को मिल रहा है और जंगल राज जो है उनका कहना है कि बिहार में अब समाप्त होगा। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है और ताजा रुझान भी आपको बता रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे और राजीव जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पटना हाथ से निकला तो दिल्ली का हिलना भी तय है, ऐसा माना जाए। देखिए, मैं बताऊं, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो या यूपी हो, जो भी राज्य, मोदी जी और अमित शाह हर राज्य को चाहते हैं कि ये राज्य हमारे साथ रहे, तभी हमारा दिल्ली और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए पर्टिकुलर एक बिहार से मतलब नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोदी जी और जो उनकी टीम है ये इस चीज का मंथन हमेशा करते रहते हैं कि अगर ये राज्य में इलेक्शन हो गया तो आगे की जो राज्य है उसमें हमको क्या रणनीति बनाना होगा। दूसरा, मैं देख रहा हूँ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब झारखंड से और छत्तीसगढ़ से भी नेता और दिल्ली से भी नेता उस राज्य में जाते हैं जहाँ पर इलेक्शन होता है। ये एक रणनीति का नतीजा है। मैं आपको पूर्व बताऊं कि ये एक रणनीति का नेता है। इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है इनको आदेश देता है कि आप जाके 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन वहां कैंप करें और अपने पक्ष में वोट लाने का प्रयास करें। वही गलतियां महागठबंधन से हो रही। मैं आपको पूर्व में बताया कि आग लगने पर तुरंत धुआं नहीं खाया जाता है कि वो आग बुझ जाएगा। तो इसका इनको मंथन करना होगा और आत्म मंथन, देखिए हर राज्य इनके हाथ से दिन प्रतिदिन खिसकते जा रहे हैं, बट आत्म मंथन के जगह एक मतलब जो उसका सोल्यूशन होना चाहिए ना हो कि हम आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उसका आत्म मंथन होना चाहिए कि अगर ये राज्य जो आने वाले राज्य उसमें हम कैसे अपने को बेटर प्रोजेक्ट करें, क्योंकि हो नहीं रहा है, जिस कारण एक के बाद एक हर राज्य इनके हाथ से चली जा रही है। चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश जी आप ये बता दीजिए कि कहाँ गलती हो रही है कि रुझानों में पीछे आ रखे हैं, रुझान में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। देखिए वैष्णव जी, अभी मैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा था, तो अभी जिस तरह से काउंटिंग चल रही है तो अंदरूनी क्षेत्रों में अभी भी बहुत स्लो काउंटिंग चल रही है। तो अभी वहां के भी रुझान आने भी बचे हुए हैं और वहां के नतीजे जब बदलेंगे या तेजी से जब गिनती शुरू होगी तब चीज बदलेंगी। पर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखिए इनके शिवम जी बात कर लेते कि हमारे गठबंधन का तो पता नहीं फ्रेंडली कहाँ का खेल रहे थे। यही मैं बोल रहा हूँ, अभी हरियाणा का इनको मालूम नहीं होगा शायद इनके कहाँ फ्रेंडली खेल रहे थे, पूछ के आइए। महाराष्ट्र में फ्रेंडली खेले तो पूछ के आइए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना जानकारी के मत बैठिए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। और महत्वपूर्ण, अभी शिवम जी बोल रहे थे, अभी हम कैबिनेट मंत्री हमारे बोल रहे थे 20 साल से इनकी सरकार है और अभी भी चाहे शिवम जी हो चाहे कैबिनेट मंत्री जी हो छत्तीसगढ़ के, ये नहीं गिना पाए हैं कि 20 साल में आपने कौन सा अच्छा काम किया है। एक अच्छा काम गिना दिए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 के दम पे चुनाव लड़े, सिर्फ और सिर्फ कट्टे की बात करके चुनाव लड़े, सिर्फ और सिर्फ बांटने की बात में चुनाव लड़े। एक भी ऐसा कोई भाषण दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी ने बोला कि 20 साल में मैंने इतना रोजगार दिया है। एक भाषण अमित शाह जी को दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने बोला कि 20 साल में हम ये इंडस्ट्री यहां पे लगाए हैं। एक भाषण नीतीश कुमार जी का बता दीजिए जिन्होंने बोला हो कि यहां पलायन रुक गया है। इससे बोला चुनाव लड़ा ही सिर्फ इस पे बांटने की बात करके, कट्टे की बात करके, कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन के साथियों पर आरोप प्रत्यारोप करके। तो इनके पास मुद्दे 20 साल होने के बावजूद भी इनके पास विकास का कोई एक उदाहरण नहीं है। इसी से दिख जाता है कि आपने चुनाव लड़ा क्या और 20 साल में किया क्या। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी नतीजे जब आने शुरू होंगे तब आपको स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, ये विकास की बात कर रहे हैं। बिहार में जिस स्तर के अभूतपूर्व ढंग से पुल बनाए गए हैं, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी बिहार को जो बांटने का काम गंगा जी करती हैं और उस नदी को ही पार करने में तमाम तरीके की कठिनाई लोगों को होती थी। आवागमन की सुलभता नहीं थी, बिजली, सड़क, पानी जैसे विषयों पर बिहार बहुत पिछड़ा हुआ रहता था। बिहार की पर कैपिटा इनकम में लगभग दोगुनी वृद्धि विगत 20 वर्षों के कार्यकाल में देखी गई है। बिहार का जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है। बिहार में जो एजुकेशनल कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ती हुई चली गई है। तो ये तमाम चीजें वहां की जनता महसूस करती है। छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में बैठ करके इन चीजों पे बयानबाजी करना बिहार को अन्य राज्यों को, ठीक है, इस बीच आपको रोकेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी रंजन भगत मंत्री विश्वास सारंग से बिहार चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। रंजन, ओवर टू यू।
विधानसभा के जो है जो अनुमान था वो यथार्थ में तब्दील हुआ। हम पहले से ही कहते आए, जनता ने एक बार पुनः एनडीए को अपना विश्वास व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी का ये विकास और कल्याण की राजनीति, नीतीश बाबू का सुशासन और एनडीए के प्रति विश्वास, ये एक बड़ा अचीवमेंट। सर, जो मध्य प्रदेश के नेता उन्होंने भी कमाल दिखा, आप भी कहते, क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो नरेंद्र मोदी जी की देखिए, सीधे तौर पर ये थे हमारे साथ विश्वास कैलाश सारंग, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के नेता ने भी जो है बिहार में जाकर के जो है अपनी राजनीति चलाई और सीधे तौर पर एनडीए के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जो जीत इस तरीके से हम देख रहे हैं, एनडीए को मिलती भी दिख रही है, उस पर जो है खुशी जाहिर की है। और देखिए लगातार एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। एक बार फिर से चर्चा में लौटेंगे और वात्सल्य जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार जो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं महागठबंधन का भी कहना है कि बाद में नतीजे बदलेंगे। लेकिन ये जानना चाहती हूं कि जिस तरह से महिलाओं की बात की जाए तो 30,000 के आगे 10,000 भारी रहे। देखिए वैष्णवी जी, आप एक बात समझिए, इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है वो 1951 के बाद पहली बार हुई है। 1951 के बाद पहली बार 67% के अराउंड वोटिंग हुई है। अब ये बम्पर वोटिंग जब होती है तो अमूमन कहा जाता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी सरकार है उसकी सरकार अब नहीं बनने वाली है। लेकिन जब हम वहीं सुबह 8 बजे से रुझान देखते हैं, अभी तीसरे घंटे पर हैं हम, 8 बजे से लगातार एनडीए और महागठबंधन के बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भाई 19-20 का डिफरेंस होता तो हम ये मानते कि चलिए 12 बजे तक 1 बजे तक हो सकता है बाजी पलट जाए, मगर यहां पर डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। और वो मैं बार बार कह रहा हूं, 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद, 12 साल के नरेंद्र मोदी के शासन के बाद भी सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ और रुझान भी हमारे पक्ष में है। तो ये कैसे हम मान ले कि 1 बजे होते होते चीजें इस तरीके से पलट जाएगी? ऐसा तो इतिहास में आज तक नहीं हुआ जो ये कह रहे हैं कि आज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महिलाओं की। देखिए, महिलाओं के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 12 सालों में किया है, देखिए 11 करोड़ जो है गैस कनेक्शन, उतने ही लगभग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, 55 करोड़ जो है बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक समय था जब 90 ठीक है, जाहिर तौर पे देखिए महिलाओं को लेकर के काम किए गए हैं। और राजीव जी, जैसा कि देखिए बिहार की जनता अभी भी यदि तुलना करती है तो आरजेडी के 15 साल से ही नीतीश कुमार की तुलना की जाती है, और जिस तरीके से विकास उस 15 साल में हुए और उसके बाद के 20 साल में हुए उससे तुलना की जाती है, तो क्या यही एक वजह है कि बिहार की जनता आज भी उस 15 साल को भूली नहीं है, और यही वजह है कि बार बार नीतीश कुमार लौटकर आते हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी बन नहीं पा रहा है? इसमें ये जो थोड़ा जा रहा है महागठबंधन कुछ काम नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। पिछले अगर आप बिहार में आकर देखेंगे तो पिछले 15 साल में जो नीतीश जी के कार्यकाल में और जो केंद्र के जो डबल इंजन की सरकार जो बोली गई, तो उसको जो है कुछ न कुछ काम धरातल तो हुए। आप रोड के माने में देखें या ये कुछ स्मॉल जो इनका रोजगार है उस पर देखें। और रही बात जो यहाँ से जो बाहर पलायन भी किए हैं, ये उन लोगों का भी जो वहाँ रोजगार मिला है, अगर आप देखेंगे वहाँ भी आज के डेट में बीजेपी की शासन है, ठीक है। तो लोग जो वहाँ रोजगार कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि साहब हम यहाँ रोजगार हम चाहे गुजरात में कर रहे हैं या महाराष्ट्र में, जिस भी राज्यों में, तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। तो इन्हें लगता है कि साहब हम अगर इन्हें मजबूत करेंगे तो हो सकता है हमारे बिहार में भी रोजगार मिलेगा। इस सबका बहुत सा एक रीजन है, और इसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ नीतीश सरकार में और वोट मिल गए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कुछ होंगे। फिलहाल बहुमत तो एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सत्य प्रकाश जी बहुत शुक्रिया, और वात्सल्य जी बहुत शुक्रिया, शिवम जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और देखिए लगातार जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार ताजा रुझान भी सामने आ रहे हैं जिसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो नतीजे हैं वो आएंगे। फिलहाल हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी। आप बने रखिए हमारे साथ में BSTV के साथ। नमस्कार।